हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि हम आपको पता है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कर रहे थे। हमने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देख भी लिया होगा। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस, उसके कुछ स्कोप, उसके कुछ मतलब मीनिंग के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। तो आज उसी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए है क्या, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने किया क्या था कि हम सबसे पहले अपने फाइनेंस को देखते हैं। फाइनेंस है क्या, मतलब फाइनेंस आता कहाँ से, या फाइनेंस है क्या। बेसिकली पहले तो फाइनेंस क्या है, जैसे हमारी बॉडी में हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड की जरूरत होती है। विदाउट ब्लड हमारी बॉडी रन नहीं कर सकती। सेम एज इट इज हमारे बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस कोई भी रन नहीं कर सकता, चाहे वो शॉर्ट रन का है चाहे वो लॉन्ग रन का है। तो हमने ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए में किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। आज उसी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है वो सिर्फ दो तरह के हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वैसे देखा जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिकली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत सारे गोल्स हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और गोल्स है दैट इज द प्रॉफिट एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली हमें नाम से कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, फाइनेंस क्यों मैनेज करते हैं अपना, ताकि हमें हमारे बिजनेस से, हमारे फर्म से, हमारी कंपनी से प्रॉफिट हो सके। जैसे कि हमारी कोई भी कंपनी, XYZ कंपनी, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कितने पैसे से अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली हम कितने पैसा हमने लगाया तो हमें एक्चुअल में उतना रिटर्न भी आना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई भी बिजनेस ओपन किया तो अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं चाहती हूँ कि 1 लाख से ऊपर का ही रिटर्न मेरे पास आए। मतलब वो लॉस ना हो, प्रॉफिट हो, चाहे तो ब्रेक इवन पॉइंट बन जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो, लेकिन लॉस ना हो। तो हम उसी जो भी हमारी अर्निंग आ रही है उसको कैसे इंक्रीज करें, कैसे मैक्सिमाइज करें, वो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा होगा, जैसे कि आप लोग भी बिजनेस करते हो या आप लोग भी स्टडी करते हो, आप लोग भी किसी चीज को परचेज करने जाते हो, तो आपका बेसिक मोटिव होता क्या है कि उस चीज से मेरे को प्रॉफिट हो। अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूँ तो उससे मेरे को प्रॉफिट हो। तो सेम एज इट इज हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेसमैन का यही एम होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव हो, उसका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हो। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो शॉर्ट रन का है चाहे वो लॉन्ग रन का है, बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि मेरी अर्निंग ज्यादा हो, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो। अब प्रॉफिट इंक्रीज होगा कैसे? हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, तभी प्रॉफिट होगा। मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस पैसे को वेस्टेज ना करूं, अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके अपने रिजल्ट को ज्यादा लेके आओ, तभी मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो इसके लिए हम देखते क्या है कि जब भी कोई बिजनेस है तो सबसे पहले, अगर बिजनेस है तो उसमें हम किसी ना किसी वर्कर को हायर कर रहे हैं तो वर्कर एफिशिएंट होना चाहिए, अपनी एफिशिएंसी को प्रूव करना चाहिए। एफिशिएंसी प्रूव करेगा, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें इसी चीज के बारे में बताता है कि हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे अपने प्रॉफिट को। यही ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि हर एक बिजनेस में हम अगर देखें तो पैसा लगा रहे हैं, तो पैसा क्यों लगा रहे हैं? ताकि अर्निंग हो। तो अर्निंग किस बेसिस से होगी? जैसे जैसे हम काम करेंगे, जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस होगी, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी। तो बेसिकली हमें इसमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अपनी कस्टमर्स की हेल्प से, अपनी कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करके। तो बेसिकली हम सब चीजें कैसे करेंगे? एक माइंड सेटअप के साथ। हमारे पास एक प्लान होगा, प्लान के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये कुछ चीजों को इग्नोर भी करता है। इसके ड्रॉबैक्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है क्या? ये क्या कहता है कि आज का 1 रुपया या फिर आज का 10,000 रुपया 3 साल बाद या 30 साल बाद क्या वो 10,000 की वैल्यू सेम रहेगी? सपोज मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया किसी भी XYZ कंपनी में, उसका जो मेरा आफ्टर 10 डेज का रिटर्न है दैट इज 10,000। सेम आफ्टर 1 ईयर का रिटर्न है 10,000। तो कौन सा रिटर्न मेरे लिए ज्यादा बेटर है? आपको देख के पता चल रहा है कि अगर मेरे को
10 दिन बाद 10,000 मिल रहे 1 लाख रुपए लगाने में, तो ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू 1 लाख रुपए लगा रहे हो और 1 साल बाद फिर से 10,000 मिल रहा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली इसी कंसेप्ट को बताता है कि आज का पैसा मिलना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सेम अमाउंट मिलना इन द फ्यूचर। ठीक है, तो लेकिन जो जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमेशन कॉन्सेप्ट है वो इस चीज को इग्नोर करता है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसको है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए 10 साल बाद मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं समझता, ये रियलाइज नहीं करता कि वो प्रॉफिट अगर आज मिल रहा है तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा एज कम्पेयर टू फ्यूचर प्रॉफिट। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब हम छोटे थे तो 1 रुपए में से कितना कुछ ले लेते थे, कितनी कैंडीज, कितना कुछ लेते थे। और अगर हमारे पेरेंट्स की बात करें, वो तो 1 रुपए एक तरह से उनके लिए 100 के बराबर था, 100 रुपीज के इक्वल था। लेकिन आज के टाइम पे 1 रुपए की वैल्यू क्या है, एक कैंडी आएगी बड़ी मुश्किल से, यही है ना। तो सेम एज इट इज वही चीज है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट आ गया ना, कि टाइम के साथ वैल्यू मनी की चेंज होती जाती है और वो हमेशा डिक्रीज होगी। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो इस कंसेप्ट को समझता ही नहीं है, उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है इससे। सेकंड इसमें क्या है, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में क्या है, वो कहता है कि मेरे को बेसिकली चाहिए क्या, अपना रिटर्न। जो मेरा रिटर्न आएगा, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10,000 आ रहे हैं तो ये मेरा रिटर्न है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता कि अगर वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000 आ रहे हैं, तो फर्दर उसी 10,000 को इन्वेस्ट करे रेदर देन कि 1 लाख को इन्वेस्ट करे। वो उसी 10,000 को इन्वेस्ट करेगा, अगर उस पर लॉस हो भी जाएगा तो उसको कोई मैटर ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये उसका अफेक्ट होता है डिविडेंड पॉलिसी का। क्या है, ये इग्नोर करता है किस चीज को, रिस्क फैक्टर को। अब रिस्क फैक्टर क्या होगा कि हमें फ्यूचर में लॉस ना हो जाए। अभी तो हमने पढ़ा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी वो फैक्ट ही नहीं करता, वो लेके ही नहीं चलता, वो कंसीडर ही नहीं करता कि 10 साल बाद हमें पैसा 10,000 मिल रहा है और 10 दिन में भी 10,000 मिल रहा है, तो कौन सा बेनिफिट होगा। तो वो बेसिकली रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर करता है, उसको कोई मैटर ही नहीं है जितना मर्जी रिस्क हो, उसको प्रॉफिट चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अगर उसको पता है कि रिस्क है तो वो कम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ के कर दे, जैसे कि कुछ किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पार्ट किसी में कर दिया, कुछ पार्ट किसी में कर दिया, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली हमें इसी चीज के बारे में बताता है। लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमेशन कांसेप्ट है उसको रियलाइजेशन ही नहीं है इस चीज की, इसलिए वो अपने रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता जाता है। उसको रिस्क से कोई भी मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ इतना है मेरे को प्रॉफिट चाहिए चाहे रिस्क जितना मर्जी हो। और आप लोगों ने बेसिकली एक लाइन पढ़ी भी होगी कि जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो सिर्फ इसी पे फोकस करता है, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। लेकिन वो ये नहीं कंसीडर करता कि रिस्क होने से उसका जो 1 लाख रुपया वो जीरो भी बन सकता है। क्लियर। तो ये तो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट, आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव और क्या गोल्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेसिकली कहता क्या है कि अब हमें प्रॉफिट को इंक्रीज ना करके कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करना। वेल्थ का मतलब होता है कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करना, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो सिर्फ एक अगर हम बात करें कंपनी का ऑब्जेक्ट नहीं वो होता, वो एक तरह से इसमें एक शेयर होल्डर का ऑब्जेक्ट भी होता है। शेयर होल्डर इज ऑल्सो नोन एज ए ऑनर। मतलब जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसमें ऑनर का ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है और जो फर्म और कंपनी उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो इस मतलब डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा जैसे मैं सपोज ओनर हूँ तो मेरे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे कि मेरी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए या फिर मेरा प्रॉफिट ये होना चाहिए, सब एक्सेट्रा वगैरह। और इस शेयर होल्डर के अलावा इसमें कंपनी का बेनिफिट अलग होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होने चाहिए, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को इंक्रीज करने पे फोकस करते हैं। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते थे, जो हमारा वर्कर है वो ज्यादा एफिशिएंट काम करे तभी प्रॉफिट होगा, वर्कर कस्टमर की नीड को पूरा करे तभी प्रॉफिट होगा, वर्कर कस्टमर की जो भी सेटिस्फेक्शन है उसको प्रॉपरली वे से देखे, उसको स्टडी करे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करे तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन वेल्थ का सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे होगा, कंपनी की वैल्यू को, कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करना। लेकिन अगर देखा जाए जब तक प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी नहीं। तो ये पॉइंट एक तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब तक प्रॉफिट, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा कंपनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब प्रॉफिट हुआ, कंपनी की वैल्यू बढ़ी, तो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव होगा ना। तो इसमें अगर शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव अलग से भी है, मतलब उसका अपना एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, तो कोई इश्यू नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी, शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके भी कुछ हमने क्रिटिसिज्म किए थे, जो भी क्रिटिसिज्म हमने किए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, वो सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है। कैसे, ये किस चीज को इग्नोर करते थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता 10 साल बाद मेरे को प्रॉफिट हो रहा है,
लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को वैल्यू, अब की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो ये कंसीडर करता है, किसको कंसीडर करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। मतलब इसके लिए मैटर करता है कि आज का 1 रुपया 10 साल बाद 1 रुपये की क्या वैल्यू है। सेकंड, ये डिविडेंड पॉलिसी के इफेक्ट को भी समझता है, मतलब ये इसको पता है कि जितना प्रॉफिट होगा अगर मैं उसी प्रॉफिट को फर्दर इन्वेस्ट करूंगा तो उससे मेरे को ज्यादा रिटर्न आएगा। मतलब जितने भी इसके लिमिटेशन थे, इस लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। एंड थर्ड इज, ये इग्नोर करता था रिस्क फैक्टर को, लेकिन ये कंसीडर करता है अपने रिस्क फैक्टर को। ये वैल्यू अगर इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियस है कि हमें रिस्क को कम करना पड़ेगा, तो ये रिस्क को कम करता भी है। अब इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे कुछ, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? आप लोगों ने अब तक जितनी भी स्टडी की, कभी आपने सुना था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? नो। सिर्फ ये एक प्रोस्पेक्टिव आइडिया, प्रोस्पेक्टिव आइडिया क्या? ये सिर्फ एक तरह से हमारे माइंड में एक आइडिया बना हुआ है, एक थ्योरी में कंसेप्ट लिखा हुआ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक्चुअल में कंपनीज में, फर्म में कभी भी हमने नहीं देखा कि प्रॉफिट के अलावा किसी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट, ओनली अ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इज, ये हमें जो भी फैक्टर्स है इसके, मतलब जितने भी हमने ये फैक्टर्स किए, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने क्यों पॉसिबल है इसमें, मतलब सेकेंड जो ड्रॉबैक्स अगर समझे या नेगेटिव पॉइंट के, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है किस किस का? ऑनर का और कंपनी का। मतलब कंपनी और ऑनर हमें पता है ना, डिफरेंट हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में किया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एक पॉजिटिव क्या था कि जो ऑनर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा और कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक तरह से डिफरेंट है। अगर मैं ऑनर हूं, मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, कंपनी की वैल्यू हो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। द थर्ड वन इज, ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 फैक्टरों को लेके चलता है, ये नहीं देखता कि हम इसको और फर्दर कैसे इंप्लीमेंट करें, इसको कैसे हम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस है, नोट्स बुक पे रहेगा, बुक्स पे है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो आई होप आपको इसके ऑब्जेक्टिव और गोल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लियर होंगे। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसको देखिए, तभी आपको इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।